हेलो 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 हेलो। हाँ सर हो गया। अंकल जी ये गरियावा लगा दीजिए। हाँ, जा रहा है लड़का सब इसीलिए रुके हुए हैं। एक मिनट सर। सर वहीं से चाबी है, रिपोर्ट लगा। 2000 ये कोई ऑनलाइन हुआ है सर, ऑनलाइन उसका हो जाएगा। अभी 2 लड़का का 1000 1000 इसमें इसका ना महेंद्रे के पास है सर, लेके तब हिसाब कर रहे हैं। बैठ। तो उसको बंद कर दो। हाँ नहीं नहीं, उसको खींच दो, बंद हो जाएगा। आवाज़ करता है। जो पिछला इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे उसमें बताया था कि जो आपका पहला यूनिट है उसको हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो कुछ पढ़ना है वह बहुत हद तक आप पढ़े भी हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज ये पहला क्लास है हम लोगों का, इसलिए पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बात को जानेंगे कैलकुलस के रिगार्डिंग, और उसके बाद जो सिलेबस शुरू होता है वहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैलकुलस क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। खास करके फिजिक्स के स्टडी में इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बात को जानेंगे। व्हाट इज
calculus and why it is needed. What is calculus? Calculus क्या है? Why it is needed? क्यों इसकी आवश्यकता है ना? खास करके फिजिक्स या फिजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इसकी आवश्यकता क्यों है ना? तो इस फैक्ट को पहले इंट्रोडक्शन में जानेंगे हम। देखो इसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब होता है मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मापते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप उसको मापते हैं कि वह 1 kg है कि 2 kg है ना, या लेंथ है, टाइम है। तो ये सब डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, या लोग फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का, उसी को आप क्वांटिटी बोलते हैं। जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो निश्चित रूप से माप में चाहे आप कितना भी एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों नहीं करें, आपका जो डिवाइस है, आपका जो यंत्र है मापने का, वो कितना भी सेंसिटिव क्यों नहीं है, उसके बावजूद भी माप में कुछ न कुछ गलती होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर कोई भी गलती नहीं होती है तो एक एरर कहलाता है, जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर, प्रयोग करने में गलती, वह जरूर होता है ना। तो हमेशा ही किसी क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लो कहेंगे कि इसका लेंथ मापो, तो तुम मान लो कह दिए कि 6 फीट है, लेकिन अगर एक्यूरेटली मापा जाए तो 6 फीट से या तो कुछ ज़्यादा होगा या कुछ कम, भले ही वह बहुत छोटा ही वैल्यू क्यों नहीं है, लेकिन माप में गलती जरूर होती है, जिसको आप एरर इन मेजरमेंट कहते हैं या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहते हैं। मापने में हुई अनिश्चितता है ना, या गलती निश्चित रूप से होता है। हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हम मापते हैं, वह वास्तविक वैल्यू से या तो थोड़ा सा अधिक होगा या थोड़ा सा कम होगा, कुछ न कुछ गलती होगी, है ना। जैसे मान लीजिए लेट x इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, उसका वैल्यू, उसका मान क्या है, x सपोज कर लिया। जैसे मान लो कि यह x मास है, यह 2 kg है, 4 kg है, 5 kg है, कुछ वैल्यू होगा, है ना। एंड डेल्टा x, दिस इज एरर और uncertainty in measuring x। और डेल्टा x क्या है, तो जब हमने x को मापा तो मापने में जो एरर पैदा हुआ, गलती हुई या अनसर्टेनिटी हुआ, उसका वैल्यू है डेल्टा x। तो ऐसी स्थिति में जब आप माप करेंगे, वैल्यू तो होना चाहिए x, लेकिन आपसे गलती हो गई डेल्टा x, तो या तो आप मेजर्ड वैल्यू से उतना कम मापिएगा या ज़्यादा मापिएगा, गलती दोनों है। मान लो 5 kg किसी चीज़ का मास है, लेकिन तुम 5 kg 100 ग्राम बताते हो तो ज़्यादा बताए, और तुम 5 kg से 100 ग्राम कम बताए तो कम बताए, लेकिन गलती तो दोनों है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में
देन मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा एक्स वास्तविक वैल्यू है और डेल्टा एक्स को मापने में हुई गलती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मापेंगे तो हमको जो माप का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, या तो x से डेल्टा x अधिक या उतना कम। तो हमने प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो डेल्टा x है, इतनी गलती आप करते हैं माप में। अब दो बातें हो सकती है ना, दो तरह का पॉसिबिलिटी है। जो हमारा मेजरमेंट का एरर है या अनसर्टेनिटी है, सपोज कर लीजिए कि ये डेल्टा x के तुलना में बहुत ही छोटा है। जैसे हमने 5 केजी मापा और गलती किया, सपोज कर लीजिए 5 मिलीग्राम का या 1 मिलीग्राम का। तो 5 केजी के सामने 1 मिलीग्राम का कोई महत्व है? आप सब्जी खरीदते हैं, कहते हैं कि जो आधा किलो दीजिए, वो 515 ग्राम दे देता है आपको। 500 ग्राम के बजाय 515, लेकिन पैसा कितने का लेता है? 500 ग्राम का। तो इसका मतलब है कि वो मान के चलता है कि 15 ग्राम का 500 ग्राम के सामने कोई वैल्यू नहीं, उसको नगण्य मान लिया। आप कहते भी हैं कि हम आधे किलो खरीदे हैं, लेकिन वो है 515 ग्राम। नहीं, ऐसा होता कि नहीं? कभी वो 499 ग्राम दे दे तब भी आप मान लेते हैं चलो ठीक है, 1 ग्राम कम दिया तो 500 हुआ, है ना। तो दो बातें हो सकती है। इफ ये जो डेल्टा x है, माप की गलती, दिस इज मच स्मॉलर देन x, 2 बार स्मॉलर का साइन दिया, इसका मतलब डेल्टा x से बहुत ही छोटा है, काफ़ी छोटा है। देन तब डेल्टा x को कहते हैं इज नेग्लिजिबल। इन कंपैरिजन टू x। अगर डेल्टा x के तुलना में नगण्य हो मतलब बहुत ही छोटा हो, तो हम डेल्टा x को नगण्य मान लेते हैं और तब कहते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x ये लगभग x ही है, ऐसा मान लेते हैं। जैसे यह 5 केजी या यह 5 ग्राम, तो आप मान लेते हैं कि 5 केजी है, ये नहीं कि जो बहुत बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं कहते, है ना। यहाँ तक नोट किया? तबीयत ही ठीक नहीं है, एसी खराब हो गया है ना, एसी खराब है। यहाँ ये x प्लस माइनस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x। जैसे ये हुआ इक्वल टू और ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर, है ना।
लेकिन दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, इफ डेल्टा एक्स इज नॉट वेरी स्मॉल, माप की जो गलती है वह बहुत छोटी नहीं है, देन x प्लस माइनस डेल्टा एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स, तब तो इसके बराबर नहीं होगा यार, है ना। देखिए व्यवहार में भले ही आप छोटे से वैल्यू को नगण्य मान लेते हैं, व्यवहार में मानते हैं कि 5 केजी कुछ खरीदा तो 5 ग्राम का वैल्यू नहीं दिया, ऐसा नहीं सोचा कि 5 ग्राम कम दिया कि ज़्यादा दिया, व्यवहार में ऐसा करते हैं। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत छोटे राशि का भी महत्व है। अब मान लो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास मापेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मास ही होता है 10 टू द पावर -31 केजी के ऑर्डर का, और उसमें अगर छोटी सी भी गलती हुई तो उसको बहुत बड़ा गलती मान लिया जाएगा। वो तो 5 केजी के सामने ना 5 ग्राम कम था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का मास है 10 टू द पावर -31 केजी, तो वहाँ तो छोटी सी भी गलती होगी तो बहुत बड़ा गलती कहला जाएगा। इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेशन में जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है तब भी उसका महत्व होता है ना। अब इस छोटे से परिवर्तन को अगर मापना हो तो बड़ा कठिन काम है। जैसे आपको अभी ही हम बोलें कि आपको इस ड्रेस का लंबाई मापना है, तो बोलो इसमें, और तुमको हम स्केल दे देंगे या टेप दे देंगे, माप सकते हो कि नहीं? तुमको फीता दे देंगे, कहेंगे इसका लंबाई माप के बताओ, माप सकते हो कि नहीं? माप दे। अब कहेंगे तुमको कि तुम अपने बाल का मोटाई माप करके बताओ, वही फीता दिए हुए हैं तुमको, माप लोगे क्या? तो क्वांटिटी का मान जब बहुत छोटा होता है तो उसको मापना बड़ी कठिन होता है ना। बड़ा चीज़ को मापना आसान बात है। जैसे मान लो कि कोई पौधा लगाया है और आपसे सवाल किया गया कि एक वर्ष में वो पौधा कितना बढ़ा, लंबाई कितना बढ़ा, उसको माप के बताओ, तुम आसानी से बता दोगे। जिस दिन लगाए उस दिन नाप लेंगे कितना बड़ा है वह, और एक वर्ष के बाद फिर नापेंगे, है ना। अब बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, कहेंगे इतना बढ़ गया। अब कहेंगे कि पौधा लगाया एक दिन में कितना बढ़ा, वो माप के बताओ। एक दिन में भी बढ़ा होगा वह, लेकिन क्या आप माप सकते हैं? आपको लगेगा उतने बढ़ा है ना। एक दिन क्या, एक सप्ताह के बाद वो कहेंगे कि कितना बढ़ा जरा सा बताओ, तब भी कठिनाई होगी है? तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वांटिटी का मान बहुत छोटा होता है या किसी राशि में हुआ परिवर्तन अगर बहुत छोटा होता है तो उसको मापना कठिन होता है ना। इसलिए मैथमेटिक्स में आवश्यकता अनुभव किया गया कि छोटे से छोटे परिवर्तन को भी हम एक्यूरेटली कैसे मापें। परिवर्तन भले ही बहुत छोटा है लेकिन हमको उसे एग्जैक्टली मापना है, ठीक है। या कोई चीज़ बदल रहा है तो किस दर से बदल रहा है, पर सेकंड कितना परिवर्तन हो रहा है, पर डे कितना परिवर्तन हो रहा है, पर मंथ कितना परिवर्तन हो रहा है, अगर ये जानना है तो हम उसको मैथमेटिकल टेक्निक से एक्यूरेटली जान सकते हैं। जो मैथमेटिक्स आपको इस बात को बताने में सक्षम है या जो मैथमेटिक्स हमें अति सूक्ष्म परिवर्तन को मापने के संबंध में बताता है, दैट वेरी मैथमेटिक्स इज कॉल्ड कैलकुलस। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं? तो अति सूक्ष्म परिवर्तन, छोटे से छोटे परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वहाँ क्वांटिटी को dx dy लिखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है इनफाइनाइट साइमल चेंज इन x में हुआ अति सूक्ष्म परिवर्तन। जब आप dx लिखते हैं तो उसका आगे चल के मीनिंग पता चलेगा। उसका मतलब क्या होता है? x में हुआ
अति सूक्ष्म परिवर्तन, उसी चीज़ को कैलकुलस बताता है ना। इसलिए कैलकुलस को डिफाइन किया जाता है कि कैलकुलस मैथमेटिक्स का या साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम सूक्ष्माति सूक्ष्म परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, मतलब इनफाइनाइट फैमिली स्मॉल चेंज का अध्ययन करते हैं। जो छोटा से छोटा परिवर्तन होगा वैसे चीज़ों का अध्ययन मैथमेटिक्स के जिस शाखा में किया जाए उसको क्या कहेंगे, उसी को कैलकुलस कहते हैं, है ना। if delta x is very small, then it is denoted by dx. अगर डेल्टा एक्स जो आपने माना था माप में हुआ परिवर्तन या गलती, वह अगर बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो तब हम सिंबॉलिकली उसको क्या लिखते हैं, dx। डेल्टा एक्स नहीं लिख करके dx लिख देते हैं, जिसका मीनिंग अभी हमने कहा कि dx अगर तुम लिखते हो तो इसका अर्थ होता है इन फाइनाइट साइमल चेंज इन एक्स में हुआ अति सूक्ष्म। इनफाइनाइट साइमल का हिंदी क्या होता है, अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटा परिवर्तन, है ना। कैलकुलस is the branch of mathematics which deals with infinite simal change। कैलकुलस मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो अति सूक्ष्म परिवर्तन का अध्ययन करता है ना। ठीक है, पेज बदल दें। तो कैलकुलस क्या है ये आपने समझा, जहाँ छोटे छोटे परिवर्तन का अध्ययन करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। अब है कि ये जो कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इसका जो इतिहास है, इसका जो शुरुआत हुआ, तो दो मैथमेटिशियन का नाम आता है कैलकुलस के जनक के रूप में, माने जिन्होंने कैलकुलस का शुरुआत किया। बाद में चल के ढेर सारे मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है इसको डेवलप करने में,
लेकिन इनिशियली बेसिकली दो मैथमेटिशियन का नाम आता है। एक जो बहुत ही वेल नोन है, न्यूटन, सबने सुना होगा, और दूसरा लीबनिज। इन्होंने कैलकुलस का शुरुआत किया था, है ना। 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, ये 21वीं शताब्दी है, तो 400 बरस पहले कैलकुलस का शुरुआत हुआ, है ना। तो कैलकुलस was enunciated by Newton and कैलकुलस का शुरुआत हुआ दो मैथमेटिशियन के द्वारा। एक न्यूटन और दूसरा लीबनिज, उनके द्वारा शुरुआत हुई, दो मैथमेटिशियन का नाम। लेकिन क्यों आवश्यकता महसूस किया न्यूटन ने कैलकुलस का? तो देखो, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल लेवल में भी, और फिर 11th में आकर के ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, है ना। न्यूटन ने जो ग्रेविटी का थ्योरी दिया था वो आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने के बाद न्यूटन ने कैलकुलस के आवश्यकता को महसूस किया था। कुछ प्रॉब्लम जो अभी हम आपको बताएंगे ऐसा था, जो न्यूटन का जो बेसिक लॉ है ग्रेविटेशन का, उससे नहीं सॉल्व हो सकता है। वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो जो सामान्य व्यक्ति हम लोगों जैसा होता है, उसके सामने जब कोई समस्या आती है तो क्या करता है? जैसे आपसे कोई सवाल नहीं बना, आप क्या करेंगे? हमसे पूछेंगे। हमको बाय द वे अगर आ गया तो आपको बता देंगे। हमसे भी नहीं बना तो फिर आप छोड़ देंगे उसको कि सर से भी नहीं बना, अब नहीं बनेगा यार। लेकिन जो बड़े दिमाग के लोग होते हैं, जिसको आप साइंटिस्ट कहते हैं, तो समस्या का समाधान स्वयं ढूंढते हैं। तो न्यूटन के सामने जब प्रॉब्लम खड़ा हुआ, तो न्यूटन उस समय तक जो नोन नॉलेज था, जो ज्ञात ज्ञान था, उसमें उसका कोई समाधान था नहीं। तो न्यूटन ने वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढा, और जो तरीका उसने ढूंढा वही कैलकुलस के रूप में डेवलप हुआ। वहीं से कैलकुलस का शुरुआत हुआ। कैसे हुआ वो खुद बताएंगे, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं नीड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आपके सिलेबस में भी लिखा होगा, नीड ऑफ कैलकुलस, क्यों कैलकुलस की आवश्यकता है। नीड ऑफ कैलकुलस। हाँ हेलो, हाँ आए हैं, नहीं अभी आए हैं। हाँ हाँ, 3 गो चाबी तो है मेरे पास। एगो तो क्या कहते हैं, संजीव बाबू के पास ही था, वो तो दिए नहीं थे सर। अच्छा अच्छा, तो कल दे दें तो नहीं होगा? हम तो निकलते हैं घर से 8:30 बजे। हाँ, अरे ठीक ठीक है, ठीक ठीक।
तो कैलकुलस की आवश्यकता क्यों? पहले देखो, इसको दो प्रॉब्लम से समझते हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम देंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर डायरेक्ट बनेगा, और दूसरा सवाल देंगे जो बनेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, लेकिन डायरेक्टली नहीं। वहीं महसूस होगा कि यह सवाल आखिरी कैसे बनेगा, तब कैलकुलस की आवश्यकता महसूस होगी, है ना। तो इट इज प्रॉब्लम से इस बात को समझते हैं। M1 इक्वल टू 100 ग्राम और M2 इक्वल टू 200 ग्राम। क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट masses M1 इक्वल टू 100 ग्राम एंड M2 इक्वल टू 200 ग्राम। दो पॉइंट मास है, एक है M1 दूसरा है M2, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। ये है 100 ग्राम का, तो ये है 200 ग्राम का, और ये दोनों 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है। मतलब दोनों पॉइंट मास के बीच का दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन का फोर्स काम करेगा उसका मान बताओ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो पॉइंट मास अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो ये पार्टिकल इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है एट्रैक्शन का, और ये उसको अट्रैक्ट करता है। मान बराबर होता है, जितना फोर्स से
पहला पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पहले को उतने ही से अट्रैक्ट करेगा, एक्शन रिएक्शन है। तो वह जो फोर्स मान लो F लगा रहा है एक दूसरे पर, उसका मान क्या होगा, इसको निकालो। ये बिल्कुल 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, सीधा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बनेगा। अगर m1 m2 दो मास r दूरी से सेपरेटेड हो तो ग्रेविटेशन का फोर्स F कितना होगा, ये डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपको याद है तो आप हमको बताइए कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, आर स्क्वायर Gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। यहाँ जो G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू फिक्स है ना। क्या होता है याद है, 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद रखना चाहिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो होता है। अब बाकी m1 m2 r का मान दिया हुआ हमको नहीं। आपने जो g का वैल्यू लिखा, बोलो यह किस यूनिट में लिखे हुए, ये SI यूनिट में है लिखा हुआ कि CGS में, कि किस चीज में, SI यूनिट में। और जो वैल्यूज दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो किस यूनिट में, CGS में दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो पहले क्या करना होगा, सबको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में लाना पड़ता है ना, तब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि m1 का मान क्या है, 100 ग्राम। अगर इसको कि SI यूनिट में बदलना, मैंने किलोग्राम में बदलना है, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे, 10 to the power -3 से गुना कर देंगे या 1000 से भाग दे देंगे, ये ना होगा। तो कितना हो गया यह, 10 to the power -1 kg हो गया। m2 ये है 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10 to the power -3 kg, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -1 kg, नहीं। और R जो सेपरेशन है दोनों पॉइंट मास के बीच का, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो कितना से गुना करेंगे, 10 to the power -2 से, तो ये हो गया 10 to the power -1 मीटर। सबको हमने SI यूनिट में व्यक्त कर दिया, नहीं। अब तो केवल आपको ये सारा न्यूमेरिकल डेटा इस फॉर्मूला में रखना है, सॉल्व करना है, फोर्स मालूम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं। तो आप देखिए F बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू पूरा, G का मान रखेंगे 6.67 इंटू 10 to the power -11। m1 m2 वहाँ पर देख लो, 10 to the power -1 इंटू 2 इंटू 10 to the power -1 and divided by r square, 10 to the power -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
10⁻⁻² नहीं हो जाएगा। हमने यूनिट नहीं लिखा इस सब का, सब यूनिट लिखते थे, कैंसिल करते, तो फोर्स का ऐसा यूनिट मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा? न्यूटन। सब सिंप्लीफाई होकर के फाइनली क्या मिलेगा? न्यूटन। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ 10⁻⁻1 -1 -2 हो गया और ये कैंसिल हो गया। इसीलिए इसी तरह से लिखना चाहिए, तो गुना भाग करना आसान होता है। अब उसको 0.1 लिख देते, इसको 0.2, तो यहाँ गुना भाग भारी लगता है ना? ऐसे ही लिखना चाहिए। तो सारा कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको गुना कर दीजिए। F बराबर 10⁻⁻11 तो रहेगा ही। अब 2 से इसको गुना कर देना है, 4, 3 और 13, ये हो जाएगा ना? तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया नहीं? ठीक है। वो अभी पूरा नहीं लिखे हो, ठीक लिख लो।
क्वेश्चन कह रहा है ए पॉइंट मास m, स्मॉल m, a point mass small m is at a distance d from one of the ends of a thin uniform rod of mass capital M and length capital L. Find gravity. यहाँ एक चीज और लिखो। As shown in the figure, ये भी लिख लीजिए इसके आगे, तब फुल स्टॉप। As shown in the figure, क्वेश्चन क्या कह रहा समझ लो। कह रहा कि एक थीन यूनिफॉर्म रॉड है, जैसे यह पेन, हालांकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, यहाँ और पतला है, तो सोचो एक ही जैसा है ना। तो यही सोचो ऐसे रखा हुआ है, उसके एक किनारे से डी दूरी पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। इस रॉड का मास है कैपिटल M, ठीक है। रॉड का लंबाई है कैपिटल L। तो कहता है कि बताओ इस रॉड के कारण इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, मान लो F, वह क्या होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही बताना है, ठीक है। वहाँ तो आपने निकाला था, अभी उस प्रॉब्लम को बनाया था। यहाँ अगर हम आपसे अभी डायरेक्ट पूछना चाहें कि बोलो F बराबर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या लिखेगा, हम इतना लिख देते हैं, G लिख लिया, एक मास कैपिटल M है, दूसरा स्मॉल m है, उसका प्रोडक्ट भी लिख लिया। अब यहाँ जो R स्क्वायर होता है वह बोलो क्या लिखेगा। आप कह रहे हैं L माइनस डी का होल स्क्वायर, तुम क्या कहते हो? यही कहते हो कि इससे दूसरा कहते हो तो वो लिखेंगे, बोलो, खाली यही बताना है क्या होगा। तुम्हारा कहना है सब कुछ वही, लेकिन यहाँ होगा L प्लस डी का होल स्क्वायर। तुम्हारा क्या कहना है, बोलो, कुछ भी बताओ, कुछ बताओगे तब ना, बाकी चीज वही है, खाली यही लिख रहे हैं। कुछ गेस करो, जल्दी बोलो तो फिर टाइम लगेगा। कुछ नहीं बोलोगे, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है ना। इसका मतलब है कि डायरेक्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। आप जो सोच रहे हैं कि कोई यहाँ से सोचा L प्लस डी का होल स्क्वायर, तो तुम पता नहीं क्या सोच के कह दिया, L में से D घटा ही दिया, तो जो भी सोचे हो आप, लेकिन ये दोनों गलत है ना। अब ये सवाल कैसे बनेगा, यही न्यूटन के सामने आया था कि ठीक है 2 पॉइंट मास है तो ठीक है, फॉर्मूला लागू हो गया, लेकिन एक पॉइंट मास नहीं है, एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, बड़ा बॉडी है, और दूसरा पॉइंट मास है, तब कैसे फोर्स निकालेंगे। लॉ वही है, उसी लॉ से निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यही प्रॉब्लम खड़ा हुआ किसके सामने, न्यूटन के सामने। समाधान जो उसने ढूंढा दैट इज कैलकुलस, वही कैलकुलस, वहीं से कैलकुलस का शुरुआत हो। अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये आप भी ट्राई करके आइएगा, और दूसरे क्लास में इसी के सॉल्यूशन से पढ़ाएंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे, है ना। अभी कम बच्चा है, थोड़ा सा कम देर पढ़ाएंगे। हम पहले ही दिन बोल दिए कि हमारा तभी, अभी तो संजोग है कि बोलने लगे तो ठीक लगे, शुरू में आए थे तो हकला रहे थे, है ना, मतलब खांसी हो जाता है इसलिए। तो इसको आप लोग भी ट्राई करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। उसी से पता चलेगा कि कैलकुलस की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे इसका खोज हुआ, है ना।